नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले दोनों भागों में आपने देखा बॉम्बे हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने किस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को मेंटेनेंस ग्रांट किया। आज के पार्ट में देखेंगे हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को मेंटेनेंस क्यों नहीं ग्रांट किया। आइए इसको विस्तार से देखें। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग फिर से यही डिस्कस करेंगे कि क्या एक महिला को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्या उसको भरण पोषण का अधिकार है या नहीं। आज के केस में हम जानेंगे क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था। इस केस में इशू ये था कि क्या एक महिला जो कि शादीशुदा पुरुष के साथ रह रही है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको विवाह की प्रकृति का रिलेशन माना जाएगा? क्या उसको रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज माना जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज एफ के तहत या नहीं? ये इस मैटर में कोर इशू था। तो ये जानते हैं। इस केस में जो पिटिशनर है वो स्टूडेंट हैं और रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो उनके प्रोफेसर हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो हैं इस केस में वो ऑलरेडी मैरिड थे और उन्होंने पिटिशनर को ये बताया था कि जो उनकी वाइफ है वो मेंटली स्वस्थ नहीं है, दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है और उनका डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। उसके बाद दोनों में करीबियाँ बढ़ी और दोनों में आगे संबंध बने। तो उसके बाद जो है पिटिशनर ने एक बच्चे को जन्म भी दिया। पिटिशनर ने बाद में रिस्पोंडेंट के ऊपर कई तरीके के आरोप ये लगाए कि उनके साथ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अब्यूज़ किया जा रहा है उनको। पिटिशनर ने अपना केस जो है पहले जेएमएफसी पुणे के सामने प्रस्तुत किया, जहाँ पे उनकी कंप्लेंट अलाउ हो गई थी और उनको मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था। लेकिन सेशन कोर्ट ने जेएमएफसी के ऑर्डर को पलट दिया था और उन्होंने ये कहा कि ये विवाह की प्रकृति का कोई संबंध नहीं है, यानी कि पिटिशनर वाज नॉट इन ए रिलेशनशिप ऑफ अ मैरिज। तो इसलिए जेएमएफसी पूना के डिसीजन को सेशन कोर्ट पूना ने पलट दिया था। इसके बाद पिटिशनर जो है हाई कोर्ट में आए और उन्होंने सेशन कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो पिटिशनर हैं उनको ये ऑलरेडी पता था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 मैरिड है। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि कई फैक्टर्स जो हैं यहाँ एग्जिस्ट करते हैं कि जैसे पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की जॉइंट प्रॉपर्टी है, उन दोनों में संबंध है और लीगल एज भी है दोनों की। लेकिन पिटिशनर को ये पता था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 मैरिड है। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरीके का जो रिलेशनशिप है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, ना कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है। इसलिए जो है हाई कोर्ट ने पिटिशनर की पिटिशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट देते वक्त डोमेस्टिक रिलेशनशिप और रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को इंटरप्रेट किया, जो कि सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज एफ में आते हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट जो कि स्क्रीन पे समय दिखाई दे रहे हैं आपको, उस पे भी उन्होंने रिलाई किया। हाई कोर्ट ने यहाँ साफ साफ कहा कि पिटिशनर को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। सेशन कोर्ट के जजमेंट को अपील्ड किया गया क्योंकि जो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का जो संबंध था वो सेक्शन 2 क्लॉज एफ में नहीं आता है। इस डिसीजन से ये साफ हो जाता है कि अगर किसी भी महिला को ये पता है कि जिसके साथ वो संबंध में है, अगर वो शादीशुदा पुरुष है, तो इस तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उनको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता क्योंकि ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं है, यानी कि विवाह की प्रकृति का संबंध नहीं है। चाहे वहाँ पे वो लोग साथ में काफ़ी टाइम से रह रहे हों या फिर एक बच्चा भी हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई भी महिला एक शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध में रह रही है। तो देखा दोस्तों, आपने इन तीनों भागों में जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है उनको किन किन मामलों में मेंटेनेंस मिल सकता है और किन मामलों में मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। इन तीनों भागों में आपने देख लिया। अब आप लोगों के लिए ला रहा हूँ अगला सीरीज, जिसमें आप देखेंगे
144 बीएनएसएस के तहत किन मामलों में महिला, बुजुर्ग व बच्चों को मेंटेनेंस मिलता है?